सर्दियों का मौसम आ चुका था। सर्दी के मौसम में सभी पक्षी अपने अपने घरों में महफूज बैठे थे। ऐसे मौसम में जहाँ कोई पक्षी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उस मौसम में रानो चिड़िया अंडे बेच रही थी। उबले हुए अंडे लेने हैं तो ले लें, उबले हुए अंडे। दूर से रानो चिड़िया को तोती देख लेती है और तोती रानो को इशारा करके बुलाती है। रानो चिड़िया फौरन से तोती के पास आ जाती है। चिड़िया, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? ऐसी ठंड के मौसम में तुम कैसे अपने घर से बाहर हो? और तो और तुमने तो कोई शॉल भी नहीं ली हुई, कोई टोपी ही पहन लेती चिड़िया। तोती बहन, आपको तो पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं और तो और मेरे पति भी इस दुनिया में नहीं हैं। इसी कारण मुझे काम करना पड़ेगा और मेरे पास ओढ़ने के लिए कोई भी शॉल वगैरह नहीं थी। आप अंडे खरीदेंगी? हाँ हाँ चिड़िया, 3 अंडे दे दो। बस फिर क्या था, फिर रानो तोते को 3 अंडे देती है और आगे उड़ने लगी। वह इधर उधर देख रही थी कि शायद कोई और पक्षी भी उससे अंडे खरीद ले। अंडे ले लो अंडे, उबले हुए अंडे, स्वादिष्ट अंडे, ठंड के मौसम में अंडे खाएं। मगर अब कोई पक्षी भी उससे अंडे नहीं खरीदता। ऐसे निराश होकर रानो अपने घर आ गई। घर आते ही गुड़िया फौरन से अपनी माँ से कहने लगी, मम्मा मम्मा, क्या सारे अंडे बिक गए? हाँ हाँ गुड़िया, सारे ही बिके होंगे। आज तो माँ सिर्फ और सिर्फ 5 अंडे ही लेकर गई थी। नहीं मेरे बच्चों, सारे अंडे तो नहीं बिके, परंतु 3 अंडे बिक गए हैं। इसी तरह कुछ और दिन भी बीत गए। रानो रोज शाम होते ही अंडे बेचने के लिए निकल पड़ती। जंगल में बर्फबारी भी होती थी, इसलिए अब बेचारी रानो को बुखार हो गया। उसकी तबीयत खराब थी। वह आज अंडे बेचकर घर आई तो फौरन से घोंसले में लेट गई। गुड़िया अपनी माँ के लिए पानी लाती है। माँ, पानी पिए, लगता है आप आज बहुत थक गई हैं। बेटा गुड़िया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ, शायद इसीलिए। आप आराम करो, मैं भी सोने लगी हूँ। कल फिर अंडे बेचने जाना है। अगले दिन तो रानो से उठा न जा रहा था, उसे इतना तेज बुखार था। अब रानो परेशान थी कि वह करे तो क्या करे। अगर वह अंडे बेचने ना जाती तो अपने बच्चों का पेट कैसे भरती, उन्हें खाने को क्या देती। बस फिर क्या था, फिर रानो की छोटी बेटी जिसका नाम गुड़िया था, वह अपनी मम्मा से कहती है, माँ, आज आज आपकी जगह मैं अंडे बेचने चली जाऊँ क्या? नहीं बेटा, ऐसा ना बोलो, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह अंडे बेचो। परंतु गुड़िया ने अपनी माँ की बात नहीं मानी, क्योंकि गुड़िया को पैसों की जरूरत थी ताकि वह अपनी माँ की दवा भी ले सके। ऐसे गुड़िया भी जंगल में अंडे बेचने निकल पड़ी। गुड़िया को गोरी कौवी ने बुला लिया। अरे, आज तुम्हारी माँ नहीं आई, तुम आ गई अंडे बेचने। तुम्हारी माँ मुझसे उधार लेकर गई थी, ये अंडे तुम मुझे दे दो। माँ ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, इसीलिए मैं आपको उधार अंडे नहीं दूंगी। परंतु गोरी कौवी गुड़िया के हाथ से अंडों वाली टोकरी छीन लेती है। गुड़िया रोती हुई अपने घर लौट आई। मम्मा मम्मा, काली कवि ने मुझसे अंडों वाली टोकरी ले ली। उसने कहा कि आपने उससे उधार लिया हुआ है। बेटा, बस इसी कारण मैं तुम्हें नहीं जाने देती थी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम ना जाओ। अब देखो, तुमने कितना नुकसान कर दिया हमारा। गोरी कवि को तो मैं कल खुद ही देख लूंगी, मुझे पता है उसका, ये तो उसके रोज के काम है। ऐसे सब सो जाते हैं। आधी रात को हवाएं तेज चल रही थी। रानो चिड़िया का घोंसला कमजोर था, इसीलिए वह गिरकर टूट गया। रानो और उसके बच्चे तो समय से बाहर आ गए, इसलिए वह बच गए। रानो चिड़िया फौरन से अपने बच्चों को लिए तोते के घर गई। रानो ने तोते के घर के दरवाजे को बहुत खटखटाया, परंतु तोते ने दरवाजा नहीं खोला। तोते भाई, दरवाजा खोलें, मैं और मेरे बच्चे इस सर्दी की रात में मर जाएंगे। तोते अंकल, दरवाजा खोलें।
तोता उठ तो गया, परंतु दरवाजा उसने नहीं खोला, क्योंकि तोते को पता था कि अगर उसने रानो को आने दिया तो रानो आज की रात तोते के घर पर रहेगी। फिर रानो कालू कौवे के घर जाती है। रानो ने कालू के घर पर भी दस्तक दी। गोरी उठ गई। कालू, उठो, देखो कौन है दरवाजे पर। ये इतनी देर से चिड़िया ही है। तुम ऐसा करो कि इसको भगा दो यहाँ से। हम इस समय इसे कैसे अपने घर में रख लें? ऐसा ना हो हमारे घर से ये गरीब चिड़िया चोरी कर ले। गोरी ने फौरन से अपने घर का दरवाजा खोला। रानो चिड़िया अंदर आने लगी तो गोरी ने रानो को रोक दिया। कहाँ अंदर आ रही हो रानो? आधी रात को सुकून नहीं है तुम्हें? अरे गोरी बहन, आपको पता है हमारा हमारा घर गिर गया। तो मैं क्या करूं? मैंने गिराया है तुम्हारा घर, जो आधी रात को मेरे घर पर आ गई। जाओ यहाँ से, वरना मार खाकर जाओगी। गोरी ने भी अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए उन पर। अब रानो, उसकी बेटी गुड़िया और कुकू रोते हुए आगे निकल पड़े। वह एक सेब के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। मैंने मैंने अपनी जिंदगी में हर किसी की मदद की, परंतु आज मैं इस ठंडी की रात में इस तरह मर रही हूँ। कोई कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। माँ, माँ, बहुत ठंड है। ऐसे तो हम सुबह तक मर जाएंगे। रानो और उसके बच्चे रो रहे थे कि इतने में उन्हें एक आवाज आई। अरे चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? मैं हूँ ना, मैं करूँगा तुम्हारी मदद। चिड़िया, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने और तुमने एक साथ आकर कई बार मुझे पानी दिया। तुम्हारी माँ हर रोज आती थी और मुझे पानी देती थी। ये बातें सेब का पेड़ कर रहा था। सेब का पेड़ रानो और उसके बच्चों को अपने ऊपर बने घोंसले में रहने का कहता है। जब रानो और उसके बच्चों ने देखा तो सेब के पेड़ के ऊपर अब बहुत बड़ा सेब था, जो कि एक सेब घर था। जब वो अंदर गए तो वहाँ जरूरत की हर चीज थी। कंबल और गरम स्वेटर्स वगैरह, किसी चीज की कमी नहीं थी। ऐसे अब वे बहुत खुश हो गए और उनकी मुश्किल हल हो गई। रानो ने अपने बच्चों के साथ उस पेड़ का बहुत बहुत शुक्रिया किया और उस घर में खुशी से रहने लगी। चिड़िया की बकरी। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा ही खुश थी, क्योंकि उसने पैसे जमा कर लिए थे और अब उसने अपने लिए एक बकरी खरीद ली थी। गोरी कौवी रानो चिड़िया के घर पे अपनी बकरी को साथ लेकर आती है। अरे रानो सुनो, तुम्हें बकरी खरीदनी है ना? मेरे से ये प्यारी सी बकरी खरीद लो। ये बहुत सुंदर है और मैं तुम्हें इस बकरी को मुनासिब कीमत में बेच दूंगी। अरे तो सुंदर तो सभी बकरियां होती हैं गोरी बहन, पर क्या ये दूध भी देती है? हाँ हाँ, वो तो देती है और बहुत ज्यादा देती है। ऐसे रानो चिड़िया बहुत अच्छी कीमत पर उस बकरी को खरीद लेती है। गोरी कभी कभी ऐसे रानो को पागल बनाया करती थी, जैसे वो अब बना रही थी। बेचारी रानो ने बकरी खरीद ली, वो भी बहुत ज्यादा ही अच्छे दाम में। अब गोरी खुशी खुशी अपने घर चली गई। कालू, आज तो मेरे पास पैसा ही पैसा है। कैसे? और हमारी बकरी कहाँ है? मुझे नजर नहीं आई, काफी देर हो गई है। अरे वह बकरी हमारे तो किसी काम की नहीं थी, क्योंकि वह बस खाना ही खाती थी और दूध तो देती नहीं थी। और वह बकरी मैंने रानो चिड़िया को बेच दी है, और वह भी बहुत अच्छे दाम में। मैंने बहुत अच्छा सौदा किया है। रानो चिड़िया को तो चूना लग गया। ऐसा ना हो कि रानो चिड़िया उस बकरी को वापस कर जाए और तुमसे पैसे ले जाए। हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जानते ही नहीं हो गोरी को। दूसरी ओर रानो चिड़िया को ये भी पता चल गया था कि वह बकरी तो दूध नहीं देती, इसीलिए रानो चिड़िया बकरी लिए गोरी कौवी के घर पहुंच जाती है। पकड़ो पकड़ो अपनी बकरी, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज मेरे पैसे वापस करो। तुम झूठी हो, तुमने झूठ बोलकर मुझे ये बकरी बेच दी। मेरे पास अब पैसे नहीं हैं कि मैं नई बकरी खरीदूं।
चुप करके यहाँ से चली जाओ, वरना तुम जिंदा नहीं जा पाओगी। जानती नहीं हो मुझे, मेरा नाम गोरी कवि है और गोरी तुम जैसे पक्षियों को सीधा करना अच्छे से जानती है, और अगर मेरे सामने ज्यादा टटर की ना तो तुम्हें जान से मार दूंगी। गोरी कवि रानू को खूब बातें सुनाती है और फिर रानू को अपने घर से भगा देती है। रानू चिड़िया उस बकरी को लिए वापस अपने घर आ जाती है। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने गोरी की बातों में आकर उससे बकरी खरीद ली। माँ, इस बकरी का क्या दोष है? अब तक तो आप इसके लिए चारा भी नहीं लाई। आप इसके लिए चारा तो ले आए, ये बेचारी भूखी होगी। अरे हाँ बेटा, मैं तो ये भूल ही गई थी। चाहे कुछ भी हो, मैं इस बकरी का बहुत ध्यान रखूंगी। बस फिर ऐसे रानो चिड़िया उस बकरी को चारा लाकर देती है। बकरी चारा खाने लगती है। बकरी बेचारी तो चारा इस तरह खा रही थी जैसे कई दिनों के बाद उसे आज खाने को कुछ मिला हो। मम्मा, मुझे लगता है कि ये बकरी इसीलिए दूध नहीं देती कि गोरी आंटी इसको खाने को भोजन बहुत कम देती होंगी। देखिए ना, ये बेचारी कितनी भूखी है। हाँ हाँ हाँ, मैं भूखी हूँ, ये सच है। मुझे बहुत बहुत कम खाना मिलता था। ऐसे ही वो कवि मुझे मारती हुई थी, खाना भी नहीं देती थी। वो मुझ पे बहुत अत्याचार करती थी चिड़िया। ऐसा कहते हुए अब गोरी की बकरी तो रोने लगी। रानो चिड़िया उसे देखकर परेशान हो गई। अब रानो को इस बात की खुशी होने लगी कि उसने इस बकरी को खरीद लिया और ये बकरी गोरी का मजीद अत्याचार नहीं सहेगी। उस दिन के बाद रानो चिड़िया ने उस बकरी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। ऐसे अब कुछ दिनों के बाद बकरी दूध देना शुरू कर देती है। अब तो रानो चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि वह बकरी बहुत ज्यादा दूध देती थी। अब जंगल में रानो चिड़िया दूध बेचना शुरू करती है। ऐसे सभी पक्षी उसी से खरीदते थे दूध और दिन ब दिन रानो के पास बहुत पैसा हो गया और ये बात कौवों तक भी जा पहुंची। कौवे तो जल रहे थे। देखा देखा गोरी, अब बताओ सुकून मिला तुम्हें? अगर हम उस बकरी का खुद ही ध्यान रख लेते, उसे खाने को अच्छा दे देते, तो शायद वो बकरी आज हमें अमीर कर रही होती। आज हम इस जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन सकते थे। परंतु नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पत्नी के होते हुए तुमने उस बकरी को बेच दिया। हाँ, सारा कसूर मेरा है। तुम तो बहुत अच्छे हो ना, तुम रख लेते ध्यान, मुझसे नहीं रखा गया तो। खुद तो तुमसे कुछ किया नहीं जाता और इल्जाम मुझ पे लगा देते हो। बहुत बड़ी गलती हो गई जो चिड़िया को अपनी बकरी बेच दी। जाती हूँ चिड़िया के पास, उससे वो बकरी छीन कर आती हूँ। गोरी गुस्से में अपने घर से निकल गई और रानो चिड़िया के पास पहुँच गई। अरे गोरी बहन, क्या आप दूध लेने आई हैं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये मेरी बकरी है। चुप करके मुझे मेरी बकरी वापस करो, वरना तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुम होती कौन हो मेरी बकरी छीनने वाली दुष्ट चिड़िया? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी मिट्ठू महाराज से कि तुमने मेरी बकरी चोरी की। गोरी, तुम सच में बहुत बहुत बुरी हो और मैंने आज तक तुमसे ज्यादा लालची, खुदगर्ज, जालिम पक्षी कभी नहीं देखा। कितने अत्याचार किए तुमने इस मासूम बकरी पर, और अब जब ये खुश है तो तुम चाहती हो कि मैं इसे तुम्हें दे दूं। बस फिर क्या था, फिर गोरी मिट्ठू महाराज के पास जाती है। चिड़िया भी अपनी बकरी के साथ मिट्ठू महाराज के पास आती है। बकरी खुद मिट्ठू महाराज से कहती है कि उसे रानो के साथ रहना है। ऐसे अब गोरी कुछ नहीं कर सकती। रानो कुछ ही दिनों में बहुत सी और बकरियां भी खरीद लेती है। ऐसे अब वह बकरी बहुत खुश थी और रानो चिड़िया भी अब बहुत खुश थी। कालू और गोरी कुछ नहीं कर सके और हमेशा जलते रहे। रानो चिड़िया के पास एक बकरी थी। रानो उस बकरी का दूध निकालकर बेचा करती थी, बस उसी से उसका घर चल रहा था। कालू और गोरी रानो से बहुत जला करते थे क्योंकि गोरी और कालू दोनों भी दूध ही बेचते थे, परंतु उनकी गायें तो बहुत कम दूध देती थी। हमारी गायें, उसकी बकरी, परंतु फिर भी दूध उसकी बकरी का ही बिकता है।
हाँ, हम ऐसा करते हैं कि इसकी बकरी को मारने का कोई तरीका सोचते हैं। गोरी और कालू अपनी गाय को अच्छे से चारा भी नहीं देते थे, और तो और गोरी बेचारी गाय को बहुत जोर जोर से मारा भी करती थी। दूसरी ओर रानो चिड़िया अपनी बकरी का बहुत ध्यान रखती, उसे कभी भूखा नहीं रखती और कभी भी उसे नहीं मारती थी। चिड़िया की बकरी भी उससे बहुत खुश थी। ये कितनी अच्छी चिड़िया है, मेरा कितना ध्यान रखती है, मुझे समय से भोजन देती है, मुझे समय से पानी देती है, सारा दिन मेरा ही ख्याल रखती है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मैं इस चिड़िया के घर पर हूँ। दूसरी ओर गाय तो बहुत दुखी थी। हाय हाय, किधर फंस गई, कितनी जालिम कवि है, खुद सारा दिन खाती है, मुझे तो एक समय का भी ठीक से नहीं देती, जब देती है तब भी बहुत मारती है। एक दिन कबूतर रानो चिड़िया के पास दूध लेने आ जाता है। चिड़िया बहन, बकरी का दूध दे दें। अरे कबूतर भाई सॉरी, परंतु दूध तो खत्म हो चुका है, आप कौवों के पास चले जाएं, वो भी दूध ही बेचते हैं। अच्छा चिड़िया बहन, शुक्रिया, मैं चलता हूँ। वैसे तो हमें आपकी बकरी का ही दूध पसंद है, परंतु हो सकता है कि कौवे की गाय का दूध भी अच्छा हो, मैंने कभी लिया नहीं है वैसे कौवे से। कबूतर कौवों के पास चला जाता है। गोरी कौवी थोड़े से दूध में बहुत ज्यादा पानी मिलाकर कबूतर को दे देती है। कबूतर दूध की शक्ल देखता है और आंखें निकालते हुए दूध वापस गोरी के पंख में दे देता है। रोज हम रानों से दूध लेते हैं, उसकी बकरी का दूध बहुत स्वादिष्ट है और वह मिलावट भी नहीं करती। तुम्हारी गाय के दूध में तो तुमने ढेर पानी मिला रखा है, खुद ही पी लो ये दूध, हमें नहीं चाहिए। न जाने कैसे बेकार पक्षी रहते हैं हमारे जंगल में। एक मिनट कबूतर, मुझे ज्यादा बातें ना सुनाओ, ड्रामे करने आते हैं, अगर लेना नहीं था तो आए क्यों थे। अब रुको, अब तुम ये लेकर जाओगे, ऐसे में तुम्हें जाने नहीं दूंगी। परंतु कबूतर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। रात के समय कौवे प्लान बनाते हैं और फिर आधी रात को कौवी रानो की बकरी के पास पहुँच जाती है। उसका पति कालू भी उसके साथ था। कालू कालू जल्दी करो, इस बकरी को हम यहाँ से ले जाते हैं, इसको मारने का तो कोई फायदा नहीं, या हम इसको मार दें या इसे बेच दें। अगर हम इसे बेचेंगे तो खूब पैसा मिलेगा। बकरी ये बातें सुनकर बहुत घबरा गई। नहीं, ऐसा न करना, माफ कर दे, मेरा क्या दोष, मुझ मासूम जानवर पर इतना बड़ा जुल्म न करे, मुझे न मारना और प्लीज मुझे कहीं न बेचना। रानो चिड़िया बहुत अच्छी है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती, मैं हमेशा उसके घर ही रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे ना लेकर जाएं। चुप कर चुप, गोरी, इस बकरी की तो बहुत जबान चलती है, देख नहीं रही कैसे टर टर कर रही है। मैं कमजोर हूँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरा कोई दोष नहीं, माफ कर दे मुझे। रात के समय अच्छी परी कौवों को बकरी को लेकर जाते हुए देख लेती है और कौवी बहुत गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, जो हमने तुम्हें परेशान किया, हमें माफ कर दो। अच्छी परी फौरन ये सब रोक देती है। बकरी जो कि गाय बन चुकी थी, अब पहले की तरह दोबारा बकरी ही बन जाती है। फिर अच्छी परी कौवों से कहती है, दुष्ट कौवों, तुम चिड़िया को क्यों सताना चाह रहे थे? चिड़िया कितनी भोली है, कितनी मासूम है, कभी किसी का बुरा नहीं करती, तुम कौवे हमेशा ऐसा ही करते हो। अब मैं तुम्हें तुम्हारे किए हुए पापों की सजा दूंगी। इतनी सजा मिल तो गई है, हमें माफ कर दें परी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हम दोबारा कभी कभी ऐसा नहीं करेंगे। फिर बकरी अच्छी परी से कहती है, अच्छी परी, आप रानो चिड़िया से पूछे ना, वो कौवों को क्या सजा देना चाह रही है, फिर इसको सजा दे देना, जो चिड़िया कहे। वो बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। हाँ, तुमने ठीक कहा। गोरी जल्दी जाओ और चिड़िया को बुला कर लाओ। गोरी भागी भागी चिड़िया को बुलाने जाती है। चिड़िया सारी बात सुन लेती है। उसके बाद अब चिड़िया अच्छी परी से कहती है,
अच्छी परी, कौवों ने बहुत गलत किया, परंतु गोरी ने कहा है कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। मैं इन्हें माफ कर रही हूँ, आप भी इसे माफ कर दें। परंतु ये अपनी गाय का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। इसकी गाय की रोने की आवाजें तो पूरे जंगल में आ रही होती हैं। आप इसे समझा दें कि जानवरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं रखते। मैं समझ गया हूँ, अच्छी परी मत समझाना, हम समझ गए। गोरी तुम समझ गई ना, अब तुम कभी नहीं मारना गाय को। हाँ हाँ, मैं समझ गई हूँ। अब मैं कभी भी अपनी गाय को नहीं मारूंगी, बल्कि उसे 3 समय का खाना दूंगी और तो और दिन रात उसका ख्याल रखूंगी। मुझे माफ कर दें। बस फिर क्या था, फिर सब कौवों को माफ कर देते हैं और कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। ठंड का मौसम और गरीब चिड़िया। जंगल में ठंडी का मौसम आने ही वाला था। सब पक्षी खुशी खुशी शहर से अपने लिए नए गरम कपड़े ले आए थे और ओढ़ने के लिए कंबल भी। परंतु रानो चिड़िया के पास तो बिल्कुल पैसे नहीं थे कि वह कंबल या गरम कपड़े खरीद सके। हाँ, सर्दियाँ आने वाली हैं और आपने इस पर कंबल वगैरह कुछ भी नहीं खरीदा। हाँ बेटी, मुझे पता है, परंतु मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं। मैं सोच रही हूँ कि किसी पक्षी से उधार ले लूँ और फिर कुछ समय में लौटा भी दूंगी। माँ, हम गरीबों को उधार भला कौन ही देगा? आपको तो पता है ना, मिट्ठू महाराज ने सख्ती के साथ मना किया हुआ है कि जंगल में कोई भी पक्षी किसी पक्षी से उधार नहीं मांगेगा। अरे हाँ बेटी, मैं तो भूल ही गई थी, परंतु हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, वरना ठंड के मौसम में हमारा क्या होगा। माँ, आप मिट्ठू महाराज से बात करें ना, वरना हम सर्दियों के दिन कैसे बिताएंगे। फिर रानो चिड़िया मिट्ठू महाराज के पास जाती है। रानो मिट्ठू महाराज के पास जाकर उनसे ऐसे कहने लगती है, मिट्ठू महाराज, आपने मना किया हुआ है कि जंगल में किसी से उधार नहीं लेना, और आपको तो पता है ना कि मैं कितनी गरीब हूँ। मुझे पैसों की जरूरत है। अरे रानो, तुम्हें पता है ना कि यहाँ जो भी उधार लेता है वह लौटाता ही नहीं है। अरे बस इसी कारण मैंने जंगल के पक्षियों को उधार लेने और देने से मना कर दिया। अब कोई किसी को उधार नहीं देगा। परंतु 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 कुछ नहीं, जाओ अब यहाँ से। बस फिर क्या था, मिट्ठू महाराज बेचारी रानो को अपनी बात भी पूरी नहीं करने देते और रानो चिड़िया शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। नदी पर जाकर रानो जोरों से रोने लगी। मिट्ठू महाराज ने मेरी कोई मदद नहीं की। अब मैं घर जाकर गुड़िया को क्या बताऊंगी। ठंड का मौसम आने वाला है। मेरी बेटी ठंड के मौसम में कामती रहेगी। बस फिर उदास होकर रानो अपने घर लौट आई और उसने सारी बात गुड़िया को बता दी। माँ, अब क्या होगा? अब तो हम ठंड के मौसम में अपना गुजारा बहुत मुश्किल से करेंगे। बस फिर कुछ समय में ही ठंड का मौसम आ गया। जंगल में बर्फबारी हो रही थी। रानो और गुड़िया अपने घर में कांप रही थी। जंगल के अमीर पक्षी तो बहुत खुश थे, परंतु गरीब पक्षी तो बहुत परेशान थे। बेटी गुड़िया, भोजन भी खत्म हो गया है और मैं भोजन ढूंढने भी नहीं जा सकती। तुम्हें तो पता है ना कि बाहर बहुत बर्फबारी हो रही है और मुझे तो घर में भी बहुत ठंड लग रही है। जी माँ, मैं समझती हूँ, आप परेशान ना हो, मैं भोजन ले आती हूँ। वैसे भी मुझे ठंड नहीं लगती। ठंड के मौसम में भोजन ढूंढने के लिए गुड़िया अपने घर से निकल पड़ती है। ठंड बहुत ज्यादा थी, इस कारण गुड़िया से उड़ा न जा रहा था। वह रोते हुए इधर उधर देख रही थी कि उसे कुछ खाने को नजर आ जाए, परंतु बर्फ गिरने के कारण जमीन पर कहीं भी भोजन नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ज्यादा आगे जाने पर गुड़िया एक गांव में पहुंच जाती है। भूख और ठंड के कारण गुड़िया को चक्कर आता है और वे वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है।
जब गुड़िया को होश आता है तो गुड़िया को किसान की पत्नी बताती है कि किसान ने गुड़िया को गांव में एक जगह पर गिरा हुआ देखा तो घर ले आया। गुड़िया सारी बात सुनने के बाद किसान की पत्नी को अपने और अपनी माँ के बारे में बताती है कि कैसे वह ठंड के मौसम में कांपते रहते हैं। उनके घर में कोई भी गर्म कपड़े नहीं है, ना कोई कंबल है, और तो और उन्हें भोजन भी ठंड में बाहर ढूंढना पड़ता है और उन्हें भोजन भी आजकल नहीं मिल रहा क्योंकि जंगल में तो हर तरफ बर्फबारी है। किसान की पत्नी गुड़िया की सारी बात सुनने के बाद उसे कहती है, अरे तो तुम इतना परेशान क्यों होती हो छोटी, मेरे पास बहुत से कंबल हैं और तुम्हें पता है मेरे पास गर्म कपड़े भी हैं और तो और मैं तुम्हें भोजन भी दे देती हूँ। तुम क्यों परेशान होती हो छोटी नन्ही प्यारी चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, परंतु मुझे तो लगता था इंसान जालिम होते हैं। आप तो बहुत अच्छी हैं, इसका मतलब है सभी इंसान बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, इंसानों में कुछ इंसान अच्छे तो बुरे होते हैं, परंतु जो दूसरों का भला करके खुश होते हैं वही इंसान अच्छे होते हैं। किसान की पत्नी जी, हम पक्षियों में भी ऐसे पक्षी हैं जो कि बहुत बुरे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अच्छे हैं। फिर ऐसे किसान की पत्नी गुड़िया की मदद करती है और उसे गरम कपड़े और कंबल देती है और खाने को भोजन भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत बहुत अच्छी हैं। अब मैं चलती हूँ, मेरी माँ बहुत परेशान हो रही होंगी। बस फिर ऐसे किसान की पत्नी गुड़िया को खुशी खुशी उसके घर भेजती है। गुड़िया घर लौट आती है। थोड़ी देर में ही किसान बैलगाड़ी पर गरम कपड़े और भोजन वगैरह सब कुछ लेकर गुड़िया के घर आ जाता है। बस फिर क्या था, फिर वह माँ बेटी बहुत खुश होते हैं। किसान की पत्नी ने तो शायद जरूरत से ज्यादा ही कपड़े वगैरह दे दिए थे और भोजन भी बहुत ज्यादा था। ऐसे गुड़िया और उसकी माँ जंगल के कुछ और गरीब पक्षियों की मदद करते हैं। बस फिर क्या था, फिर वो किसान मिट्ठू महाराज के पास जाता है और उनसे बात करता है। अरे मिट्ठू महाराज, आपको पता है आप जंगल के महाराज हैं, परंतु आप फिर भी पक्षियों के लिए कुछ नहीं करते। आपको पता है ना, रानो कितनी गरीब है और इस ठंड के मौसम में उन्होंने कितनी मुश्किल देखी। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम इंसानों के राजा से कहकर आपको सजा भी दिलवा सकते हैं। आप जंगल के पक्षियों की मदद किया करें। अरे मेरी शिकायत न करना, ठीक है? कल से मैं सब पक्षियों को भोजन उनके घरों में पहुंचवा दूंगा और सारी ठंड के मौसम में ऐसे ही पक्षियों की मदद की जाएगी। बस फिर सब खुश हो जाते हैं। जंगल में भूत। पूरे जंगल के पक्षी डरे हुए थे। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। पक्षी घरों में भूखे प्यासे बैठे थे। सबको लग रहा था जैसे जंगल में कोई भूत आ गया हो। ये सब इसलिए था क्योंकि बाजू चील, जो कि बहुत बूढ़ी चील थी, उसने रात के समय छुप छुप कर पक्षियों के घरों से उनके बच्चों को गायब करना शुरू कर दिया था। अब पक्षियों को तो लग रहा था कि ये कोई भूत है, क्योंकि जब भी किसी के घर बाजू चील उसका बच्चा चुराने आती तो अपने ऊपर सफेद कपड़ा डाल देती ताकि सबको लगे कि कोई भूत आया है। एक दिन रात के समय चील अपने घर से निकलती है। रास्ते में चील की नजर सामने बैठे तोते पर पड़ जाती है। चील दूर से डरावनी आवाज में कहती है, आज खाऊंगी, मैं तोता खाऊंगी, इसका मांस तोड़ूंगी, इसके दांत तोड़ूंगी, इसकी हड्डियां तोड़ूंगी, चबा जाऊंगी, क्योंकि मैं हूँ ही भूत। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं कहाँ फंस गया। अरे रे बाबा, भागो यहाँ से। तोता तो ऐसे भागता है कि फौरन से अपने घर में पहुंचकर दरवाजे को कुंडी लगाता है और कांपने लगता है। उसकी पत्नी उसे ऐसे डरा देखकर हैरान हो जाती है और तोते से कहती है, अरे तोते जी, क्यों डर रहे हो? आप डर ऐसे रहे हैं जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। अरे हाँ, मैंने अभी देखा, मैंने अभी
अगर आपने भूत देख लिया था तो किसी और के घर में चले जाते। हमारे घर का रास्ता क्यों दिखा दिया आपने भूत को? दूसरी ओर चील तो कालू और गौरी के बेटे जग्गू को उठाने के लिए निकल जाती है। उसने आज भी सफेद कपड़ा पहना रखा था, इसलिए कालू और गौरी तो चीखते ही रह जाते हैं। बचाओ बचाओ, हमें भूत से बचाओ, हमारे बेटे और हमारी जान को बचाओ, ये हमें मार डालेगी। चुप चुप, ज्यादा शोर मचाया तो तुझे भी खा जाऊंगी, काली कवरी। चील तो वहां से चली जाती है, परंतु उसके जाने के बाद कालू और गौरी बहुत रानो चिड़िया के घर पर चली जाती है। रानो चिड़िया भी भूत को देखकर बहुत डर जाती है। भूत तो रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया और कुकू दोनों को ही पकड़ लेता है। भूत, नहीं नहीं, मेरे बच्चों को कुछ ना करना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रानो चिड़िया चिल्लाती हुई पास में पड़ा डंडा उठा लेती है और चील के सर में दे मारती है। वह राज रानो चिड़िया को और उसके बच्चों को बुलाते हैं। अरे रानो, तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारे कारण ही आज बाकी पक्षी और हमारी जान बच पाई है। मैं खुद बहुत परेशान था क्योंकि हम तो साधारण पक्षी हैं, हम किसी भूत का मुकाबला कैसे कर सकते हैं, परंतु तुम्हारी वजह से ये सच सामने आ गया कि कोई भूत था ही नहीं, हम ऐसे ही डर रहे थे। काश काश हमारे जंगल के बाकी सब पक्षी भी तुम्हारी तरह बहादुर बन जाएं। चील को भी सामने पिंजरे में बंद किया गया था। चील तो बड़े गुस्से में थी। अरे मुझे बाहर निकलने दे, फिर रानो तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने खुद को समझा क्या है? इस महाराज को भी मैं मार डालूंगी। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे पकड़ सके। बाजू चील नाम है मेरा। अरे चुप करो, धमकाना किसी और को। तुम किसी का क्या उखाड़ सकती हो, क्योंकि तुम्हें तो कल सुबह सवेरे ही फांसी दी जाएगी। तुम जैसी चीलों को और तुम जैसे पक्षियों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरे तुमने कितने पक्षियों के बच्चों को मार दिया, तुम्हें जरा दया आई उन पर जालिम। जरा एक बार सोचा होता कि गौरी कवि को कितना बड़ा झटका लगा होगा जब तुम उसके बच्चे को ले गई। रानो चिड़िया भी बोल पड़ती है। अरे तोते महाराज, मैंने जो भी किया अपने बच्चों को बचाने के लिए किया। मैं उन्हें मरता तो नहीं देख सकती थी। मुझे पता नहीं था कि ये कोई भूत नहीं बल्कि एक चील है। आप इस जालिम चील को फांसी की सजा दें ताकि ये आजाद ना हो, क्योंकि अगर ये आजाद हुई तो ये फिर कोई ना कोई तरीका ढूंढकर मासूम पक्षियों को मारेगी और उनकी बद्दुआएं लेगी। ऐसे अगले दिन चील को फांसी दी जाती है। गौरी भी पास थी। वो तो चील को फांसी होता देखकर बहुत खुश थी। इसके साथ अच्छा हो रहा है। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे जग्गू को मार दिया इसने। अब चील को फांसी दी जा चुकी थी। अब सब पक्षी ही उस जालिम चील से सुरक्षित थे। अब मिट्ठू महाराज ने जंगल में किसी भी चील का आना जाना मना कर दिया था, परंतु जो पक्षी अपने बच्चों को खो चुके थे उनके बच्चे तो अब वापस ना आ सकते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट करके ये भी बताइएगा जिसके बच्चे को चील उठा कर लेकर गई थी